हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण शर्मा कॉमर्स हब उदयपुर से। ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने ईपीएफ विड्रॉल के नियमों में बदलाव किया है। बड़े लेवल पर चेंजेस हैं। अक्टूबर 2025 से आपको ये बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। और अब आपको मैं बता देता हूं, जितने भी आप टीवी चैनल्स हैं या जो न्यूज़पेपर्स हैं, आप उसमें ये जरूर न्यूज़ देख रहे होंगे कि ईपीएफ अकाउंट से आप अपनी 100% राशि क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए है कि वो अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में से 100% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी नजर आ रहा है यहाँ पर कि 25% बैलेंस आपको रखना होगा। कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स भी मिलेंगे ताकि भविष्य में आपको एक बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार हो सके। और ये जो बदलाव है वो सारे के सारे जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनके जीवन को बहुत आसान करेगा, क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट होता है प्रोविडेंट फंड बेसिकली। तो हम लोगों को प्रोविडेंट फंड में जो राशि जमा होती है वहाँ पर हमारा अंशदान तो होता ही है, हमारे एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन देते हैं और दोनों के दोनों अंशदान के ऊपर आपको क्या मिलता है, ब्याज का बेनिफिट मिलता है। तो सीधी-सी बात है कि यहाँ पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से 100% राशि निकालने की अनुमति तो दी है, ठीक है? लेकिन साथ ही साथ में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी दिख रहा है कि 25% आपको क्या रखना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्लीटली सारी डिटेल्स बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ क्या नियम एप्लीकेबल होने वाले हैं, और पुराने नियमों पे भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि क्या बदलाव हुए हैं और क्या नए नियम यहाँ पर इफेक्टिव हुए हैं। देखिए, मोटे-मोटे तौर पर अगर हम पूरी की पूरी जो अपडेट है उसको समझें, तो आपको इस अपडेट में देखने को मिलेगा कि अब आप अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट में से 100% राशि क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, ज़रूरत पड़ने पे निकाल सकते हो। लेकिन साथ ही साथ में एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि 25% आपको मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना होगा। तो ज आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब 100% राशि निकाल सकते हैं तो बैलेंस कौन मेंटेन करेगा? तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है जो आपको इसका थोड़ा-सा लॉजिक समझना होगा। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको ये भी बता देता हूँ कि आप जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करेंगे 8.25% की दर से आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। और वो कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का मतलब आप समझते हो कि वो ब्याज इकट्ठा होगा, उस पे आगे का ब्याज भी ब्याज पे कैलकुलेट होगा। तो कंपाउंडिंग दर से आपको ये ब्याज बेसिकली दिया जाएगा। और यहाँ पर जो बड़ा बेनिफिट है कि पहले 13 कैटेगरी हुआ करती थी प्रोविडेंट फंड विड्रॉल की, याद रखिएगा। आपने अब उन 13 कैटेगरी को खत्म करके 3 मेजर कैटेगरी में आपने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये सब चीज़ें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि अक्टूबर 2025 से पहले क्या नियम थे, यानी पुराने नियम क्या-क्या थे। तो देखिए, 100% राशि आप सिर्फ़ 2 ही कंडीशन में पहले निकाल पाते थे। एक तो रिटायरमेंट पर, जब आपकी उम्र 58 साल को क्रॉस कर जाती थी, या फिर आपकी नौकरी छूट गई है और आप लगातार 2 महीने से 60 दिन से बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तब आप अपना 100% राशि क्या कर सकते थे, प्रोविडेंट फंड से क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। पार्शियल विथड्रॉल या पीएफ अकाउंट के अगेंस्ट में एडवांसेस की जो कैटेगरीज़ थी, वो कुछ परिस्थितियों में आपको पार्शियल विथड्रॉल मिल जाता था। जैसे आपके घर में कोई शादी वगैरह का फंक्शन है, एजुकेशन के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत है, या होम लोन के रीपेमेंट के लिए या घर बनाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। या आप सबको पता है कि कोविड-19 जैसी जो आपातकालीन परिस्थितियाँ बनी, उस केस में आपको पैसे की ज़रूरत है। तो उस केस में गवर्नमेंट आपको पीएफ के जो नियम थे, वो थे कि आप पार्शियल विथड्रॉल कर सकते थे, और डिफरेंट-डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट-डिफरेंट लिमिट थी। जैसे अगर आप मैरिज के लिए या एजुकेशन के लिए आप 50% राशि विथड्रॉ कर सकते थे। आप अनएम्प्लॉयड है तो आप 75% राशि विथड्रॉल कर सकते थे। ये नियम पहले थे, तो मतलब आप 100% राशि कुछ केसेस में विथड्रॉ कर पाते थे और कुछ केसेस में पार्शियल विथड्रॉल आप कर पाते थे। अब आपको मैं ये बता दूँ कि पहले क्या होता था, न्यूनतम बैलेंस रखने का कोई प्रोविज़न नहीं होता था, याद रखिएगा कि ऐसा नहीं था कि कोई न कोई मिनिमम आपको बैलेंस क्या करना पड़ता था, रखना पड़ता था। अब नए नियम क्या है, आप चलिए नए नियमों पे भी बातें करते हैं। सबसे पहले नया नियम है कि आप 100% विथड्रॉल अब आपको मिल सकता है। लेकिन देखिए, आप समझिए 100% विथड्रॉल कब मिलेगा, इसकी कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि अगर आप नौकरी छोड़ते हो, याद रखिएगा, क्या करते हो? नौकरी छोड़ने पर या रिटायरमेंट पर आप अपना 100% प्रोविडेंट फंड का बैलेंस क्या कर सकते हैं? विथड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि आप हमेशा के लिए फ़ॉरेन में, विदेश में जाके बसना चाहते हैं, तो फिर आप उस केस में क्या कर सकते हैं?
अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या है, आपको बहुत ही कोई गंभीर बीमारी है, ध्यान देना, सीवियर डिजीजेज है, तो उस केस में भी आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे विकलांगता आ गई भाई, या कोई विशेष आपातकालीन परिस्थिति आ गई, जैसे कोविड जैसी आ गई, तो उस केस में आप 100% पैसा, 100% पैसा अपने प्रोविडेंट फंड में से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी ये कुछ कंडीशन है, याद रखिएगा, 100% की। अन्यथा आप ये मान के चलिए कि आपको 25% का बैलेंस रखना पड़ेगा। कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है। 2% आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इन परिस्थितियों में कर सकते हो। बाकी आपको 25% मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, ये आपको और बता दूँ, इसे कहते हैं ऑप्शनल रिटायरमेंट कॉर्पस। ये आपको रिटायरमेंट के वक़्त बेनिफिट देगा, ध्यान देना। 25% मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य है। इस 25% पे आपको क्या होगा, 8.25% सालाना ब्याज मिलेगा और कंपाउंड होता जाएगा ब्याज। कंपाउंड क्या होता है, जैसे जो पीएफ अकाउंट है साहब, उसपे पहले साल ब्याज मिला आपका, ठीक है? उसमें जो पैसा पड़ा था, उस ब्याज का ये टोटल हो गया साहब। अगले साल आपकी ब्याज की कैलकुलेशन इस टोटल पे होगी, मतलब ब्याज पे भी ब्याज लग रहा है, तो ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है, याद रखिएगा। ओके? ईपीएफओ ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो मीटिंग है, उसमें ये डिसीजन लिया कि आपने 25% मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। पहले कोई मिनिमम बैलेंस की क्राइटेरिया नहीं थी, और ये आपके रिटायरमेंट फंड के लिए सुरक्षित रहेगा भविष्य में, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर नया जो बेनिफिट है, जो एक नया बदलाव है, उस पे हम बात करेंगे। ईपीएफओ 3.0 डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च हुआ है। ईपीएफओ 3.0 डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च हुआ है। डिजिटल सेवाएँ अपनी प्रोविडेंट फंड की बेहतर बनाने के लिए ईपीएफओ ने ये प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है। ये प्लेटफ़ॉर्म जो है ईपीएफओ के मेंबर्स के लिए, मतलब नहीं है, ये प्लेटफ़ॉर्म ईपीएफओ के जो कर्मचारी हैं उनके लिए है, यानी ये एक बैकएंड प्लेटफ़ॉर्म होने वाला है, याद रखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा-सा मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए हम ईपीएफओ 3.0 डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ईपीएफओ एमआईएस का ये जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है 3.0, ये किनके लिए है, इस पे हम थोड़ी-सी चर्चा करते हैं कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, याद रखिएगा, ये अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया था, और ये एक यूनिफाइड डैशबोर्ड होगा, याद रखिएगा। पूरी तरह से डेटा इसके ऊपर, रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर अब उपलब्ध होंगे, याद रखिएगा। और पूरे देश का जो ईपीएफ रीजनल ऑफिसेज़ का डेटा है, वो आपका रियल टाइम पर सिंक होगा, आपस में जुड़ेगा, यानी क्लाउड बेस्ड कनेक्शन है, कंप्लीटली पेपरलेस ऑपरेशन है पूरी तरह से। अब पूरी तरह से डिजिटल ऑपरेशन पर है, याद रखिएगा। और आपके जो क्लेम आप लोग करते हैं, उनकी इंस्टेंट क्लेम प्रोसेसिंग करेगा, जैसे पीएफ विड्रॉल के क्लेम हो गया, ट्रांसफर के क्लेम हो गया, पेंशन रिलेटेड क्लेम हो गया, वो ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन के जरिए तुरंत निपटाए जाएंगे, याद रखिएगा। और आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और पेमेंट वेरिफिकेशन सीधे सीधे आईपीपीबी के जरिए किया जाएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स के जरिए, याद रखिएगा। और ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो मुख्य रूप से ईपीएफओ जो ऑफ़िसर्स हैं, जो फ़ील्ड स्टाफ्स हैं, उनके लिए है। इसको कर्मचारी या ईपीएफ सदस्य सीधे-सीधे इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे, यानी ये बैकएंड प्लेटफ़ॉर्म है, याद रखिएगा। उनकी तरफ से आपका काम फ़ास्ट तरीके से किए जाने के लिए प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है। कई सारी एमआईएस रिपोर्ट्स यहाँ पर आपकी तैयार हो जाएगी, पीएफ अकाउंट, सेटलमेंट रिपोर्ट्स, कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट, इंस्पेक्शन डेटा आदि का ट्रैकिंग और एनालिसिस इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए किया जाएगा। आपको ये समझना होगा कि ये एक आम पीएफ सदस्य के लिए नहीं है। जैसे आज मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, मैंने अपना यूएएन नंबर ले रखा है और मेरा प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, ठीक है? मैं ईपीएफओ का सदस्य हूँ, लेकिन मेरे लिए नहीं है। ये प्लेटफ़ॉर्म किनके लिए है? ईपीएफओ के हेड ऑफ़िस के लिए है, रीजनल ऑफ़िसेज़ के लिए है, ज़ोनल ऑफ़िसेज़ के लिए है, फील्ड ऑफ़िसर्स के लिए है, इंस्पेक्टर्स के लिए है, इंटरनल यूज़ के लिए प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है, याद रखिएगा। हमारे लिए कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म होते हैं? हमारे लिए याद रखिएगा, यूएन मेंबर पोर्टल और ईपीएफओ मोबाइल ऐप, जो कि उमंग ऐप है, जो कर्मचारियों के लिए होती है। कर्मचारी अपना डेटा इन प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर देखते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपको मैं बता दूँ, ये यूएएन मेंबर पोर्टल है। यहाँ पर आप अपना यूएएन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के साइन इन करते हैं, तो ये आपके लिए पोर्टल है बेसिक। उमंग पोर्टल है, ये आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है, जिससे भी आप अपना पूरा यूएएन लॉगिन करके अपने मोबाइल से ही अपना सारा का सारा जो प्रोविडेंट फंड है, उसका डिटेल यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ईपीएफओ एमआईएस 3 जो है, वो ईपीएफओ डिपार्टमेंट के लिए है, ईपीएफओ मेंबर्स के लिए नहीं है, याद रखिएगा। तो ये एक नया सिस्टम जो लॉन्च किया है, इसका बेनिफिट कर्मचारियों को कैसे होगा? क्योंकि देखिए, आप एक एम्प्लॉयी हैं, आपने पीएफ विथड्रॉल के लिए क्लेम किया, तो आपका क्लेम क्या होगा? जल्दी-जल्दी प्रोसेस हो गया। आपकी डिजिटल केवाईसी जल्दी होगी, वेरिफिकेशन जल्दी होगा, ऑटो सेटलमेंट सिस्टम से जल्दी आपके अकाउंट में पैसे आएँगे,
पीएफ खाते से रियल टाइम ट्रैकिंग और ट्रांसफर बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये बेनिफिट आपको उस तरीके से बेसिकली मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आप समझिए कि जो नए नियम हैं, उस पे हम थोड़ी-सी चर्चा करते हैं कि पूरी तरह से पेपरलेस प्रोसेस अब ईपीएफओ ने अपना ली है। तो आप समझिए ओल्ड रूल और न्यू रूल में क्या डिफरेंस है? ओल्ड रूल में फुल विथड्रॉल आप कब ले सकते थे? रिटायरमेंट या बेरोज़गारी के वक़्त। बेरोज़गारी में भी आपको कम से कम कितने दिन होने चाहिए? 60 दिन होने चाहिए। अब आप न्यू रूल क्या होगा अक्टूबर 2025 से, अब सभी कर्मचारी आसानी से विथड्रॉल कर पाएँगे, याद रखिएगा। पहले क्या होता था, जब आप पार्शियल विथड्रॉल लेने जाते थे तो आपको कारण बताने होते थे। हर बार विथड्रॉ करने के लिए क्या बताने पड़ते थे? कारण बताने पड़ते थे। अब आपको कारण बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पार्शियल विथड्रॉल कभी भी कर सकते हैं। 75% पैसा तो आपको ईज़िली बिना कारण बताए भी मिल जाएगा। मिनिमम बैलेंस का पहले कोई क्राइटेरिया नहीं था, अब आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा कितना? 25% कुछ केसेज़ को छोड़ के आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा और 8.25% की दर से आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। पहले आपकी 8.25% थी, अब भी वही रेट है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो 25% आप रखोगे उस पे आपको कंपाउंड बेनिफिट मिलेगा, याद रखिएगा। प्रोसेस पहले भी मैन्युअली और पार्शियली ऑनलाइन करते थे, अब पूरी तरह से डिजिटल और ऑटो वेरिफाइड प्रोसेस हो गया, मतलब आपको मैन्युअली कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। सेटलमेंट में कुछ दिन लगते थे पहले, अब आपको इमीडिएट क्या हो जाने वाली है? सेटलमेंट हो जाने वाली है। तो आप समझिए पहले क्या होता था, पहले बहुत जटिल कठिन नियम होते थे ईपीएफओ के विड्रॉल के, और वो 13 कैटेगरी में बने हुए होते थे। तो जब आप फॉर्म 31 के अंतर्गत एडवांस क्लेम करते थे अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट के जरिए, ठीक है? तो आपने बहुत सारी क्राइटेरिया और कंडीशंस को फुलफिल करना होता था, और उस केस में हर केसेस में आपका एडवांस का अलग-अलग परसेंटेज फिक्स होता था कि कुछ कुछ केस में आपको 50%, कुछ केस में आप 75% ऐसे विड्रॉ कर पाते थे। अब वो 13 कैटेगरी को इन्होंने खत्म करके सिर्फ 3 कैटेगरी में इसको आपको बेसिकली बाँट दिया है। तो ठीक है, वो जो 3 कैटेगरी है उसमें से सबसे पहली कैटेगरी जो होगी, वो आपकी आवश्यक ज़रूरतें होगी, याद रखिएगा। क्या होगी? आवश्यक ज़रूरतें, ठीक है? तो एसेंशियल नीड्स आपकी, ध्यान देना। तो उस कैटेगरी में जैसे आपकी बीमारी आ गई साहब, आपकी शिक्षा आ गई और शादी आ गई, ये पहली कैटेगरी में ध्यान देना, ठीक है? दूसरी जो कैटेगरी है वो हाउसिंग ज़रूरतें हैं, जहाँ पर आप होम लोन वगैरह का पेमेंट करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, और तीसरी जो कैटेगरी है वो विशेष परिस्थितियाँ हैं, जिसमें आप मेंबर बिना कारण बताए भी फंड निकाल पाएँगे, याद रखिएगा। पढ़ाई और शादी के लिए आपको निकासी की लिमिट बढ़ा दी गई है, और शिक्षा के लिए आप 10 बार, शादी के लिए 5 बार निकासी की अनुमति है आपको, और इसके अलावा सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम जो आपकी पीरियड है, वो आपको 12 महीने रखी गई है, याद रखिएगा। तो ऐसे केस में आप ये मान के चलिए कि जो प्रोविडेंट फंड के जो बदलाव हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ कि पहले मेंबर को हर बार निकासी के लिए कारण बताना पड़ता था। मतलब जब-जब भी पैसे की ज़रूरत होती, विथड्रॉ करना होता था, तो उसको रीज़न बताना होता था। अब जैसे जैसे नौकरी से आप ले ऑफ ले रहे हो, बेरोज़गारी, प्राकृतिक आपदा, महामारी, आपको रीज़न बताने होते थे। कई बार आपके जो क्लेम होते थे वो मतलब नहीं स्वीकार होते थे, रिजेक्ट हो जाते थे आपके क्लेम, ठीक है? नए नियमों के अंतर्गत अब आपको बिना कारण बताए भी फंड निकाल पाओगे, और ये प्रक्रिया आपकी बहुत आसान और फास्ट हो गई है, याद रखिएगा, ठीक है? पुराने नियमों में और नए नियमों में एक और बदलाव है जो मैं बताना चाहूँगा, प्री मैच्योर विथड्रॉल या आपका फाइनल सेटलमेंट की मैं बात करूँ, प्री मैच्योर फाइनल सेटलमेंट या पेंशन निकासी। तो कई बार क्या होता था कि जैसे आप अनएम्प्लॉयड हो गए, तो 2 महीने बाद आप अपना फाइनल सेटलमेंट कर सकते थे, और पेंशन की राशि भी 2 महीने बाद पूरी-पूरी ले पाते थे। अभी नए नियमों में आपको 12 महीने बाद फाइनल सेटलमेंट होगा, तो आपको थोड़ा ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, और पेंशन निकासी 36 महीने बाद आप कर पाओगे। तो यहाँ पर ये ज़रूर नियमों में बदलाव हुआ है। जो प्री मैच्योर विथड्रॉल होता था, आंशिक निकासी, ठीक है? मतलब पार्शियल विथड्रॉल अगर, तो पुराने नियमों में ये होता था कि जैसे शादी के वक़्त एम्प्लॉयी जो है, वो अपने कंट्रीब्यूशन का 50% ब्याज सहित, और बीमारी के वक़्त 6 महीने की मज़दूरी या कर्मचारी का जो अंश, एम्प्लॉइज़ का जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, जो भी कम हो वो उसको मिल जाता था। नए नियमों में आप अपने पूरे प्रोविडेंट फंड अकाउंट का, याद रखिएगा, पूरे का मतलब क्या हो गया, आपका भी और एम्प्लॉयर का भी साथ में, और साथ में ब्याज भी, का आप 75% निकाल पाओगे, 25% आपको न्यूनतम बैलेंस क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। तो ये आप समझ लीजिए जो बड़े बदलाव है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मोटे-मोटे तौर पर आपको ये समझना है कि 75% पीएफ अकाउंट, कंप्लीट पीएफ अकाउंट का पैसा आप अपनी कभी भी उन 3 मेजर कैटेगरी के लिए पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं। 25% आपको बैलेंस छोड़ना पड़ेगा। वो 25% या तो आप रिटायरमेंट के वक़्त, या आप परमानेंटली नौकरी से क्या हो रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो वो 25% के लिए आप हकदार होंगे। ऑलराइट, सो ये थे बड़े बदलाव जो आपको अक्टूबर से देखने को मिलेंगे, और प्रोविडेंट फंड
अब देखिए ये न्यूज़ में क्या सर्कुलेट हो रहा है साहब, न्यूज़ में यही सर्कुलेट हो रहा है कि 100% राशि क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। 100% राशि आप कुछ केसेस में ही निकाल पाएँगे, वो सिर्फ़ एंड सिर्फ़ रिटायरमेंट और बेनिफिट की स्थितियों में संभव है। बाकी 75% विथड्रॉल आप कभी भी कर सकते हैं। जो मेजर 3 कैटेगरी इन्होंने बनाई है, उनके लिए आप 75% राशि निकाल पाएँगे। थैंक यू सो मच। ये था पीएफ अपडेट 2025 का। इस तरीके की इंटरैक्टिव नॉलेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में अगर आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, बैंकिंग और बहुत तरीके के स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और कोर्स को परचेज करिए। थैंक यू सो मच।